साल 1945। दो अमेरिकी प्लेन प्रशांत महासागर को पार कर रहे थे। उनके प्लेन में कुछ ऐसा था जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसे दुनिया चाहकर भी नहीं भूल पाएगी, खासकर जापान। ऑर्डर्स साफ थे, लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराकर तेजी से वापस आना था। पर्ल हार्बर पर हुए आक्रमण को भले ही 4 साल बीत चुके थे, पर अमेरिका की प्रतिष्ठा को चुनौती देने का बदला लेना जरूरी था। 3 दिन बाद फैट मैन को भी नागासाकी पर विस्फोटित कर दिया गया और हिटलर की मृत्यु के 4 महीने बाद एक्सिस पावर के अंतिम ध्वजवाह पर इस विनाश के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। पर युद्ध समाप्त होना काफ़ी नहीं था। अब अमेरिका के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे वो अपने हर शत्रु पर आक्रमण कर घंटों में युद्ध समाप्त कर सकता था। अब उसकी सत्ता को चुनौती देने का मतलब अपने सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों पर प्रलय का दृश्य देखना होता। इस कारण विश्व युद्ध साथ में लड़े अमेरिका और सोवियत संघ में दूरियां बढ़ने लगीं। तकरार धीरे धीरे साफ दिखने लगी और फिर 29 अगस्त 1949 में आज के कजाकिस्तान में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु विस्फोट करके आधिकारिक तौर पे अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती दे दी। अमेरिका के पास स्टालिन के मंसूबों की जानकारी थी, इसलिए विस्फोट से पहले ही अमेरिका ने देशों को सोवियत संघ के विरुद्ध लाकर एक सैन्य संधि की स्थापना की, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेटो का नाम दिया गया। अब ऐसे समय अगर कोई कहता कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें आपस में एक और युद्ध लड़ेंगी तो किसी को ताज्जुब नहीं होता। युद्ध के बादल साफ दिख रहे थे और दोनों शक्तियों के पास परमाणु अस्त्र होने के कारण कई लोग पृथ्वी पर मनुष्य जाति के अंत को भी देखने लगे। लेकिन ऐसे समय पर अगर कोई कहता कि दुनिया की ये 2 शक्तियाँ 40 साल तक एक ऐसा युद्ध लड़ेंगी जिसमें दोनों की सेनाएं आपस में एक दूसरे पर गोलियां या बम नहीं बरसाएंगी और ना ही परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल होगा, तो कोई भी हंस देता। लोग बिना बंदूक, तोप और बमों के युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दोनों देशों के पास परमाणु अस्त्र होने के कारण म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात सामने आई, यानी कि भले ही पहले कोई परमाणु अस्त्र चला दे पर नुकसान दुश्मन से आपको भी होगा। तो अब एक ऐसे युद्ध की ज़रूरत थी जिसमें बात परमाणु अस्त्र तक जाए ही नहीं। कई अन्य तरह की लड़ाई के बारे में सोचा गया। एक दूसरे पर सीधे आक्रमण करने के बजाय अन्य देशों की लड़ाई में घुस के उसे अमेरिका और सोवियत संघ का इनडायरेक्ट युद्ध बना दिया गया। युद्ध बदल चुका था, युद्ध के मायने और हद बदल चुके थे और जैसे जैसे ये नॉन कन्वेंशनल वॉर बढ़ता गया वैसे वैसे युद्ध रणभूमि और राजधानी से बढ़कर देश के छोटे छोटे शहरों और आम लोगों तक पहुंच गया। और ये युद्ध कई मायनों में कन्वेंशनल वॉर से ज़्यादा खतरनाक था। इसमें देशों की राजनीति, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, यहाँ तक कि आम नागरिक की जागरूकता का स्तर भी मायने रखता है। युद्ध हारने वाला न केवल अपमानित होता है बल्कि अंदर से इतना खोखला हो जाता है कि आगे भी जल्दी तरक्की ना कर सके। शीत युद्ध आधिकारिक तौर पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया था, पर उसने युद्ध की परिभाषा बदल दी थी। तो आज एक ऐसे समय पर जब दुनिया का हर देश हर समय कई देशों से निरंतर एक युद्ध लड़ रहा है, वहाँ हमारी और आपकी जागरूकता हमारे देश के प्रति हमारा एक कर्तव्य है। तो सब्सक्राइब कीजिए कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्टर को, जहाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगा दुनिया भर की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी और एनालिसिस। साथ ही आपको मिलेगी इतिहास के पन्नों में छुपी वो घटनाओं की जानकारी जिसका हम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव और विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।